हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट जो है एक नया टॉपिक है जो आपने पिछली किसी भी प्रीवियस क्लास के अंदर नहीं पढ़ा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो डाइपोल मोमेंट है ये होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस and the distance between the center of positive and negative charge is called dipole moment। यानी दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, दो एटम आयन आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट होंगे। सेम टाइप के चार्ज हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, डिफरेंट चार्ज होने चाहिए। एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे उसका अपोजिट नेगेटिव होना चाहिए। तो उस टाइम के ऊपर जो उन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है वो इनटू में जो डिस्टेंस है इन बिटवीन दैट टू चार्जेस, उसे हम क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू टर्म से। जैसे देखिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है या एटम है, एक ये है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। तो कोई भी चार्ज है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यू नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव चार्ज। यानी एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। इसका मतलब क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है ये किसके इक्वल रहेगा, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू में डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ठीक है, यही चीज होगी। इसे ही अगर आप सिंबलाइज करें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, क्योंकि क्यू तो क्या है, इसके ऊपर चार्ज है और डी क्या है, डिस्टेंस है। तो जितना यहाँ पे चार्जेस के अंदर डिफरेंस आ रहा है वो इनटू में डी जो है, डिस्टेंस जो है, उसे हम किसके इक्वल लिख देंगे, म्यू के इक्वल। यहाँ मैंने लिख भी दिया था, दोबारा से बता दिया। तो इस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो डिबाई होती है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी सिंबल से। और 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 3.335 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। क्लियर? जो 1 डिबाई है कितने के इक्वल रहेगा, 3.335 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। ये है हमारा डाइपोल मोमेंट। अब इसके अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, जब भी हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके के सिंबल से। ठीक है, एक एरो मार्क बनाएंगे और उसके बैक साइड के अंदर इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अब ये जो सिंबल है कैसे यूज करें इन बिटवीन द एटम्स, तो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, HCl होता है, HCl के बीच में बॉन्ड रहा होगा, तो ये H और ये Cl। जब भी आप डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डायरेक्शन कैसे रहेगी, हाइड्रोजन से क्लोरीन। इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन पे कैसा होता है, नेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा हमेशा जो एरो का हेड पार्ट होगा वो उसकी साइड रहेगा और जो टेल पार्ट होगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव की साइड रहेगा। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था तो टेल पार्ट इसकी साइड है और नेगेटिव चार्ज की साइड इसका हेड पार्ट है। कोई भी एटम ले लेना, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेना, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कितनी है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी साइड हमेशा हेड पार्ट रहेगा और टेल पार्ट हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव की साइड रहेगा। तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल टू आएगी 1.07 डिबाई। ओके, 1.07 डिबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का जो डाइपोल मोमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसके कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्या हर एक चीज के लिए डाइपोल मोमेंट होता है, हर एक मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है डाइपोल मोमेंट को, या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व नहीं होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व नहीं होता। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ये चीज क्लियर की है कि चार्जेस के अंदर डिफरेंस प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ उसी टाइम के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट शो होगा। अब मान लो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूँ H2 मॉलिक्यूल, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, और इसके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा। सेम टू सेम एलिमेंट है यहाँ पे, दोनों के दोनों ना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनके बीच में किसी तरीके का कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो, कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो O2 है, Cl2 है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम यहाँ पर
जैसे देखो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, BeF2। BeF2 है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगी इस तरीके की। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरीके से रहेगी, इस तरीके से। और इस बॉन्ड के लिए देखें तो ये प्रेजेंट रहेगी इस तरीके से, यानी सेंटर से अवे फ्रॉम जा रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कुछ समअप तो होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतना ही डाइपोल मोमेंट कम होगा, यानी इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0। हमेशा जो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ रहे होंगे जिससे हमें ये पता चल जाए कि भाई ऐसे क्या एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी, या इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल होते हैं या नहीं। तो होते हैं बिल्कुल। जैसे देखिए हम बात करें CCl4 की, कार्बन और इसके पास 4 क्लोरीन प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। अब दोनों के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, इसकी इधर और इसकी कैसे रहेगी, इधर प्रेजेंट रहेगी। यानी सबकी जो डायरेक्शन है वो कार्बन सेंटर से अवे फ्रॉम जा रही है, दूर जाती जा रही है। हर एक क्लोरीन के लिए कार्बन से क्लोरीन की साइड मूव कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो सम अप नहीं हो रहा, इस तरीके से सेपरेट आउट हो जा रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली सिमेट्रिकल है, और मैंने क्या कहा अभी, सिमेट्री जहाँ जितनी ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट उतना ही कम रहेगा। तो इसके लिए भी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, 0 रहेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें CO2 के लिए, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो ये इधर और ये इधर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। हाईली सिमेट्रिकल है, कुछ भी समाप्त नहीं हो रहा है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इस तरीके से जो ये एग्जांपल्स हैं ये आपको सोल्व करने हैं, और आपको पता चल जाएगा सिमेट्री को देखते हुए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए। दो एटम जब भी दिए हुए हों तो आपको सबसे मेन चीज इस बात के ऊपर फोकस रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी दोनों में से। तो आप जब 3rd यूनिट पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, वहां आपने याद किया होगा, तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको याद रहने लग जाएंगे। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। मैं इसे एक बार रब कर देती हूँ, उसके बाद नए एग्जाम्पल स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे H2O है, NH3 है, NF3 है। सबसे पहले हम H2O को लेके चलते हैं। H2O की स्ट्रक्चर किस तरीके से रहती है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। वाटर जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर। ये दोनों तो लोन पेयर हो गए और ये दो क्या है, बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर होता क्या है, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉर्मल एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। लेकिन ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग नहीं की हुई होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरीके से रहेगी। और जब भी आपको लोन पेयर दिखाया जाएगा, लोन पेयर के बारे में बताया जाएगा, तो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है वो हम इस तरीके से लोन पेयर वाली डायरेक्शन के अंदर ही शो करेंगे। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन की साइड मूव कर रहा है, और फिर लोन पेयर के साथ एड अप होके पूरा टोटल हो गया है, सम अप हो गया है ये। तो पूरा जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे टोटलिंग हो रही है इसकी। तो इस वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो कभी भी H2O के लिए 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू रहती है 1.84 डिवाइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, सिर्फ बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड तो है, बॉन्ड पेयर तो है ही है 2, और साथ में 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट है। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आ जाए वहां समझ लेना अनसिमेट्रिक प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है वो। और अगर लोन पेयर ना हो तो वो सिमेट्रिकल हो सकता है, इनफैक्ट होते हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल है, इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट रहेगा, और इसका तो काफी हाई आ गया 1.84। एक तो अनसिमेट्रिकल हो गया, दूसरा इसका टोटल जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो एड अप हो रहा है। दूसरी कंडीशन है NH3। जो NH3 है इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। अब इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन प्रेजेंट रहेगी, ये देखिए
ओके, ये देखिए लोन पेयर की, इन तीनों का यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर सम अप हुआ और फिर लोन पेयर की डायरेक्शन भी सेम है, अपर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। इसका मतलब इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.47 डिवाइड, और ये भी हाईली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहेगा तो उसकी कभी भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी जरूर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अब इसका इतना आ गया। नेक्स्ट है NF3, तो जो NF3 है वो भी सेम रहेगा। हाइड्रोजन की जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? फ्लोरीन लिख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, तो इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? फ्लोरीन की साइड प्रेजेंट रहेगी इस तरीके से। अब अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे प्रेजेंट है, इन तीनों की डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और लोन पेयर इधर है, तो इसकी क्या रहेगी? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगी। जब नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो ये सम अप नहीं हो रहे। तीनों फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और लोन पेयर का अलग डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। साथ ही साथ लोन पेयर होने की वजह से ये अनसिमेट्रिकल जरूर है, लेकिन इसका टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो सम अप नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से जीरो तो नहीं हो सकता इसका डाइपोल मोमेंट, लेकिन वैल्यू जो है वो बहुत ही कम रहेगी। इसकी वैल्यू रहती है सिर्फ 0.24 डिवाइड। क्लियर है कंसेप्ट? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NF3 और NH3 की जो सिमेट्री जो स्ट्रक्चर होती है दोनों की सेम होती है, उसके बावजूद भी इनके डाइपोल मोमेंट में इतना फर्क किस रीजन की वजह से आ जाता है। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि NH3 के अंदर जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो सम अप होता है, ये हाईली अनसिमेट्रिकल होता है, जिस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट काफी हाई रहता है। लेकिन NF3 के अंदर ये अनसिमेट्रिकल तो होता है, जिस वजह से डाइपोल मोमेंट तो आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही लो रहती है इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसके जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अलग अलग रहती है। तीनों फ्लोरीन की जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, जो फ्लोरीन बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, उनकी अपोजिट रहती है लोन पेयर के कंपैरिजन में, जिस वजह से जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू घट जाती है और ये सिर्फ कितनी बच जाती है? 0.24 डिवाइड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर काफी बार पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे BF3 का डाइपोल मोमेंट कितना होगा और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या फिर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ एक एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस देखिए डाइपोल मोमेंट की, इसकी कुछ एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ लिखी हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है इन डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसकी पोलैरिटी को डिफाइन करवाने में हेल्प करवाता है। ऐसा नहीं है जैसे O2, Cl2, H2, ये हमने मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए थे, सारे के सारे डायएटॉमिक थे, लेकिन इनका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आ रही थी 0। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे 0 डाइपोल मोमेंट के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। HCl इज ऑल्सो ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल और इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो काफ़ी हाई रहती है। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनकी पोलैरिटी को डिसाइड करवाने में, बॉन्ड की पोलैरिटी को डिटरमाइन करवाने में ये हेल्प करता है। सेकंड, जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। ओके, जितनी म्यू की वैल्यू ज़्यादा, जो मॉलिक्यूल है वो उतना ही ज़्यादा पोलर रहेगा। अगर आपको मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स लिख के दूं और मैं उनकी पोलैरिटी आपको उनका डाइपोल मोमेंट बता दूं, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा रहेगा। राइट। सेकेंड है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज प्रेजेंट है, ऑब्जर्व और आयनिक दोनों टाइप की वैल्यूज प्रेजेंट है, एक तो हम निकालते हैं कैलकुलेट करके म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, एक हमें गिवन होती है, तो हम इजीली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं कि ये कितने % आयनिक है। थर्ड थिंग, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे जो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बने हुए होते हैं, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो उनके अंदर उन मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हैं। और अगर उनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वो कैसे रहेंगे? अनसिमेट्रिकल रहेंगे। यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स को भी हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, सिस और ट्रांस जो कन्फर्मेशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, और भी कन्फर्मेशंस आती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। सिस और ट्रांस का क्या मतलब है? अगर कोई भी डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे कार्बन कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, दोनों के पास क्लोरीन और हाइड्रोजन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर क्लोरीन एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये रहेगी और इस केस के अंदर इस तरीके से रहेगी। आपको एक चीज ध्यान रखना है, हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते हैं सिस और ट्रांस देखते टाइम। क्या कंसीडर करेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी डायरेक्शन देखेंगे, अगर ये एक दूसरे के डायगोनल है इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो हमेशा जो कंफर्मेशन है वो कैसी रहेगी, ट्रांस रहेगी। क्लियर, हमेशा कंफर्मेशन कैसी रहेगी, ट्रांस रहेगी। अगर कभी भी डबली बॉन्डेड कार्बन्स के या तो फंक्शनल ग्रुप दोनों अपर डायरेक्शन में हो या फिर दोनों लोअर डायरेक्शन के अंदर हो सेम टाइप की, तो उस टाइम के ऊपर कंफर्मेशन कैसी रहती है, सिस रहती है हमेशा। अब क्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों कार्बन के अपर डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सिस कंफर्मेशन है। यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है और ये इस तरीके से, और इनके जो डायपोल मोमेंट है वो भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, इस तरीके से अलग अलग जा रहे हैं। तो ये हाईली सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से। इसके अंदर सिमेट्री कम है, ये टोटल पूरा जो डायपोल मोमेंट है वो अपर डायरेक्शन के अंदर दिखा रहा है, लोअर डायरेक्शन के अंदर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर म्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो ट्रांस कंफर्मेशन जब भी शो हो तो समझ लेना वहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी, अगर सिस है तो 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जरूर प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो और देखें आप। बेंजीन एक कंपाउंड होता है कार्बन का, जो एक साइक्लिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन से मिलके बना हुआ होता है, इस तरीके से देखिए, ठीक है। और या तो हम इस तरीके से बॉन्ड दिखा सकते हैं या बीच में एक सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये एक हो गया और ये क्लोरीन, और एक हम लगाएंगे इस पोजीशन के ऊपर। मैं पोजीशन चेंज करती जा रही हूँ, दोनों अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर लगाया था क्लोरीन, अब यहाँ पर मैंने एक छोड़ दिया है, उसके बाद लगाया है। और एक कंफर्मेशन और बन सकती है यहाँ पर, जब हम इसे इस तरीके से अरेंज करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ लगा दे और एक जस्ट इसके अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा दे। जब भी अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, या तो इस पोजीशन के ऊपर या फिर इसके इस पोजीशन के ऊपर, तो उसे बोलते हैं ऑर्थो कंपाउंड, ऑर्थो पोजीशन होती है ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन होती है मेटा। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, मेटा पोजीशन है, ठीक है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है ये। और ये कौन सी है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है उसे कहते हैं पैरा पोजीशन, तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। ये सारे एग्जांपल किसके लिए हैं, डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन के एग्जांपल ले रखे हैं, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि इनके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी। इसकी वैल्यू जो है 2.58 डिबाई रहेगी, इसकी रहेगी 1.48 डिबाई, और इसकी रहेगी इक्वल टू 0। ऐसा किस रीजन की वजह से, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखिए इधर, और इसकी कहाँ रहेगी, इधर। हाईली अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल पूरा जो डायपोल मोमेंट है वो इतने से के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो हाईली अनसिमेट्रिकल होने की वजह से ऑर्थो वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका हमेशा जो डायपोल मोमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। सेकंड, इसकी पोजीशन तो इस तरीके से प्रेजेंट है और इसकी इस डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अब सिमेट्री थोड़ी सी आई है इसके अंदर, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी जो सिमेट्री है वो इसके अंदर जनरेट होने लग गई, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई। और यहाँ पर किस तरीके से प्रेजेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, और इस वजह से इसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 0 ही चली गई, बहुत ही लोअर चली गई। क्लियर तीनों, ऑर्थो, मेटा और पैरा के अंदर ऑर्थो की हमेशा डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे हाई रहेगी, मेटा की उससे कम और पैरा की सबसे कम। किस रीजन की वजह से, ये इसकी सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। पैरा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है तो उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 रहती है। मेटा जो रहता है वो इंटरमीडिएट रहता है, ना तो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल होता है ना ही बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिकल होता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अमाउंट में आती है। और जो ऑर्थो होता है वो हाईली सिमेट्रिकल होता है, जिस वजह से इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई रहती है। तो इसकी एप्लीकेशंस थी वो कंप्लीट हो गई हैं। डायपोल मोमेंट जो था आपका ये कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और नोट्स में इंक्लूड करेंगे।